ओके तो वेव्स अगर हम किसी पॉन्ड को देखते हैं, पॉन्ड को, पानी एकदम रुका हुआ होता है, ठीक है, जैसे मान लो पानी रुका हुआ है, उसमें पानी की स्टेट क्या है? इट इज एट रेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर पानी की क्या स्टेट है? इसके अंदर पानी रेस्ट में नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो पानी है उसके ऊपर वेव्स डेवलप हो चुकी है, ठीक है। और ये पानी के अंदर जो वेव्स डेवलप होती हैं, कहीं पे भी वेव डेवलप होगी तो सबसे पहले एक सोर्स होना चाहिए जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। तो यहाँ पे सोर्स कौन है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? ये जो फॉलिंग वाटर है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। So what do you observe when you drop a pebble at a point in the pond? तो जब आप एक पेबल यानी पत्थर आप डालते हो पॉन्ड के अंदर, तो वहां से वेव्स क्रिएट होना शुरू होती है और ऐसे सर्कल में बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। तो रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ऑब्जर्व्ड, यही वेव्स, ठीक है। तो इज दैट डिस्टर्बेंस कन्फाइंड टू अ प्लेस? क्या वो डिस्टर्बेंस एक ही जगह पे रह जाता है? नहीं, ये स्प्रेड करता चला जाता है, सर्कल में स्प्रेड करता चला जाता है। मान लो कि, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक पत्थर डालता हूं तो एक बार एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बाहर की तरफ स्प्रेड करता जाएगा। लेकिन अगर आप पत्थर में पत्थर 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 डालता चला जाऊं तो बार बार रिपल्स क्रिएट होते जाएंगे और बाहर की तरफ जाते जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है। What have you observed when you put a cork or piece of paper on the disturbed water surface? अब मान लो कि वेव वहां पे चल रही है, ठीक है। तो जब वेव चल रही है और मैं उसके ऊपर एक कॉर्क का पीस रख दूं, तो अगर आप कभी कॉर्क का ऐसे पीस रखोगे तो आप देखोगे कॉर्क का पीस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। लेकिन आपने जो एक चीज बहुत ज्यादा गौर से नहीं देखी होगी कि कॉर्क का पीस ऊपर नीचे तो होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कॉर्क का पीस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? मतलब वेव्स की वजह से। कैसे? जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उनके साथ साथ कॉर्क का पीस भी ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब अगर हम कॉर्क के पीस को ऊपर नीचे होता हुआ देख रहे हैं तो हम उससे किसके बारे में सोचेंगे? पानी के बारे में। तो इसका मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। तो सर कॉर्क मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पानी के पार्टिकल भी मूव नहीं कर रहे, तो बस वो भी ऊपर नीचे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका मतलब मीडियम अपनी जगह से मूव नहीं करता है, मीडियम अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करता है, ऐसा समझ। क्लियर हुआ? जो रिपल क्रिएट होता है वो यूं जाता है, हाँ, तो वो पानी यूं नहीं जा रहा है, वो पार्टिकल्स यूं नहीं होते। एग्जैक्टली। अगर पानी भी ऐसे जाता तो बीच में तो गड्ढा हो गया होता पॉन्ड में, राइट। तो पानी अपनी जगह पे ऊपर नीचे होता है और वेव आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे दो तरह की मोशन है जो मैं स्टडी करूँ। पहला वेव की मोशन, दूसरा पार्टिकल की मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल की मोशन है वो वेव की मोशन की क्या है? परपेंडिकुलर या पैरेलल? परपेंडिकुलर, क्योंकि पार्टिकल की मोशन ऐसे है ऊपर नीचे और वेव की मोशन बाहर की तरफ, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। The piece of cork start oscillating up and down about the mean position and does not move forward. Mean position जो बिल्कुल बीच की पोजीशन है, फिर उसके ऊपर नीचे। तो what do you understand by this example? A disturbance is created at a point. It moves forward but not the particles of the medium. तुमने बोला, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव नहीं करते हैं, सिर्फ कौन मूव करता है? वेव मूव करती है, ठीक है। So what is wave motion? तो वेव मोशन क्या होती है? इट इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम और उसमें रिपीटेड वाइब्रेशंस होते हैं पार्टिकल के, जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता है, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। अब मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि परपेंडिकुलर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर मूव करें, कभी वो पैरेलल भी मूव कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पैरेलल कब मूव करते हैं, परपेंडिकुलर कब मूव करते हैं, तो वो सब हम डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे अभी। The motion is being transferred from one particle to another without the transport of the particles of the medium. This is very very important statement. भले ही कैसा भी मूवमेंट हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, लेकिन मीडियम कभी भी शिफ्ट नहीं होगा, मीडियम कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। मीडियम मीन पोजीशन के अबाउट ही ऑसिलेट करता रहेगा, सिर्फ कौन शिफ्ट होगा या कौन आगे जाएगा? वेव, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव?
तो जब वेव चलती है तो फिर उसके साथ आगे क्या जाता है, ठीक है, वेव आगे गई तो वो अपने साथ किसको आगे लेके गई, मीडियम तो गया नहीं आगे, तो वेव अपने साथ दो चीजें आगे लेके जाती है, पहला एनर्जी और दूसरा मोमेंटम, पहला एनर्जी और दूसरा मोमेंटम, तो एनर्जी को आगे लेके जाती है। डू साउंड एंड लाइट फॉर्म वेव्स, क्या साउंड और लाइट की भी वेव्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। साउंड और लाइट की भी वेव्स होती हैं। साउंड की वेव्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्या, हाँ, बट रिफ्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो साउंड है उसकी अपनी एक वेव्स है, ठीक है, लाइट की भी अपनी एक वेव्स है। लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो लाइट से वेव्स आती हैं, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो थोड़ा सा रुको, मैं आता हूँ उस पर, ठीक है। डज साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन? बिल्कुल, साउंड को चलने के लिए किस चीज की जरूरत है? मीडियम की जरूरत है। लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर आप सन से अर्थ तक देखो तो बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम है, लेकिन उस वैक्यूम को भी ट्रेवल करके सन की रेज हमारे तक आती है। तो सन को मतलब लाइट रेज को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, और किसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है? साउंड वेव्स को चलने के लिए जरूरत है। इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ, मैं आपको एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, हमने क्या किया कि एक जार ले लिया, और इस जार के अंदर एक बेल लगा दी, ये स्विच था उसका, ये इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। जब आप इसका स्विच ऑन करते हो, स्विच आपने ऑन किया तो इसमें से साउंड निकलेगी और वो साउंड आपको सुनाई देगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या किया, यहां से एक पाइप के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू इसके अंदर से एयर बाहर निकाल दी। जैसे जैसे आप एयर बाहर निकालते जाओगे, अंदर एयर कम होती जाएगी, तो साउंड अंदर डेवलप तो होगी, लेकिन वो यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगी, यानी वो आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो वैक्यूम में साउंड डेवलप तो हो रही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर पार्शियली हुआ तो मतलब आधा वैक्यूम जैसा आधा नहीं है तो वैसे डिम साउंड सुनाई देगी। तो धीरे धीरे साउंड डिम होती जाती है, जैसे ही वैक्यूम बनता है तो साउंड सुनना बंद हो जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। जैसे अगर आप मान लो मून पे चले जाओ, तो वहां पे आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अलग तरीके से मतलब अलग हम इंस्ट्रूमेंट्स वाला यूज करके फिर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्या वाइब्रेट से मुझे क्या लेना देना, समझा नहीं मैं, बोलो। दरअसल क्या होता है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जिनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों होते हैं, तो वो दोनों के दोनों ऑसिलेट करते हैं, उसकी वजह से लाइट ट्रैवल करती है। तो इसलिए लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, वो कोई मीडियम के साथ हिट नहीं करती है। जैसे हमने रेडिएशन में सीखा था, रेडिएशन में क्या सीखा था, जब लाइट आती है तो मीडियम को हीट नहीं करती, सीधा हमारी बॉडी पे आके गिरती है तो हमें हीट करती है। तो लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है ही नहीं, उसको आप मीडियम दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। जो साउंड वेव्स हैं दोज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, ठीक है। तो साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट विदाउट मीडियम, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया आप लोगों को? डज लाइट रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन? नहीं, लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकती है। क्या सभी वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है? नहीं। कौन से वाले वेव्स को जरूरत नहीं होती मीडियम की? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बाकी वेव्स क्यों नहीं? ये वाला तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, बाकी क्यों नहीं? बिकॉज दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट भी आता है और लाइट वेव्स भी आती है, एनर्जी, ठीक है। कितने टाइप की वेव्स होती हैं? यस सर, अगर हम लाइट की वेव जा रही होगा तो हमें बीच में कुछ रख देते तो वो ब्लॉक हो जाएगी।
पर साउंड की वेव क्यों ऐसे ब्लॉक नहीं होती बीच में कोई? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें इसमें मैं बताता हूँ। जो लाइट की वेव्स होती है ना, उनका वेवलेंथ बहुत कम होता है। जिनका वेवलेंथ कम होगा ना, वो ज़्यादातर स्ट्रेट पाथ में चलेगी। जिनका वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा, जिनका वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा हो बीच में, इतना सा, तो उसके ऊपर पैर रखोगे तो भी तुम्हें महसूस नहीं होगा, तो मान लो नॉर्मल बात है। लेकिन सोचो एक छोटी सी चींटी चल रही है, उसके लिए वो गड्ढा एक समुद्र के मापे गया, शायद किनारे से होके जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जब लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है तो उसके लिए ये वाला जो ऑब्स्टेकल है ना, ये मोबाइल का मान लो, ये ऑब्स्टेकल मैंने ऐसे करके रखा, तो ये ऑब्स्टेकल भी उसके लिए बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वेवलेंथ उसकी जरा से होती है, नैनोमीटर में। जो साउंड की वेव्स होती है वो मीटर मीटर में भी होती है, तो उनके लिए ऑब्स्टेकल ये ऐसे करके ट्रेवल करता है। तो और जो मुड़ने वाली बात आती है ना, कि लाइट जो साउंड की वेव्स हैं वो यहाँ पे मुड़ती हैं, तो जो मुड़ना है वो साउंड की वेव का ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। साउंड की वेव ही अगर आप एकदम अल्ट्रासाउंड ले लो या कोई वैसा, तो उनका मुड़ना कम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके आगे कितने टाइप की वेव्स होती हैं तो उनको देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने किसको बोला, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स अगेन दो टाइप के हैं, प्रोग्रेसिव वेव, दूसरी स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव हम किसको बोलते हैं, जो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है। तो सर वो तो हर वेव करती है, ठीक है। मीडियम के अंदर अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है, सर वो तो हर वेव करती है। दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव हम किसको बोलते हैं, स्टेशनरी वेव दो वेव से मिलकर बनती है, एक वेव ऐसे गई, दूसरी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ठीक है। तो ये जितना एनर्जी को आगे लेके गई उतना ही वो एनर्जी को लेकर पीछे आ गई, तो अल्टीमेटली एनर्जी का ट्रांसपोर्ट क्या रहा वहां पे, जीरो, ठीक है। स्टेशनरी वेव में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। सर साउंड में मैकेनिकल वेव्स होती है ना? हाँ, साउंड सर मैकेनिकल वेव्स। अब प्रोग्रेसिव वेव में एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, दोज विल ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, ठीक है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तुम ऐसे अगर करो तो वेव डेवलप होगी, वो वेव आगे जा रही है और स्ट्रिंग के पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो वेव आगे जा रही है और स्ट्रिंग के पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल मोशन और वेव मोशन में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री, ठीक है। साउंड के केस में क्या होता है, साउंड ऐसे जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे जा रहा है पैरेलल में, साउंड के पैरेलल में, ठीक है। तो अगर वो साउंड के पैरेलल में चलेगा तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है मीडियम के, वो साउंड की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हैं, यानी साउंड ऐसे जा रही है, जैसे मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ तो साउंड ऐसे जा रही है, और जो मीडियम के पार्टिकल है वो भी ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहे हैं। ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा, आगे वाले को हिट करेगा, फिर पीछे आएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, ठीक है, और इनमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो दे आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में से भी चल सकती हैं, और वैक्यूम में जब चलती हैं तो उनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, उसको हम स्मॉल सी से दिखाते हैं। और तुम्हें मालूम है कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है, ठीक है। The speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, ये सब की सब किस में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इसका हमने पूरा स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स हम उनको बोलते हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, दोज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ये वेव्स, इनको हम इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं, बिकॉज मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए इसको रन करने के लिए। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि मीडियम के पास इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो कि ये अभी एक मीडियम है, अभी मैंने कोई भी वेव डेवलप नहीं की है। देन उसके बाद क्या होता है, यहां पे एक पार्टिकल है, उसको एनर्जी मिली, जब उसको एनर्जी मिली तो वो ऊपर गया,
और उसके जो बाजू वाले पार्टिकल थे वो भी ऐसे ऐसे चले गए ऊपर, तो ये क्रेस्ट डेवलप हो गया। ठीक है, ये जो ये वाला पार्टिकल है जो यहां तक गया इतनी हाइट तक, वो अपने पीछे वाले पार्टिकल को ऊपर खींच रहा है, और ये जो इसके आजू बाजू वाले पार्टिकल है वो इसको कहां पे खींच रहे हैं? ठीक है, अगर ये मीडियम इलास्टिक ना हो तो ये पार्टिकल कभी ऊपर जा ही नहीं सकता, और अगर ये पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा तो वेव कभी ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसलिए मीडियम के पास इलास्टिसिटी होना जरूरी है। ये समझ में आया आप लोगों को? इलास्टिसिटी नहीं होगी तो ऊपर ही जाता रहेगा। क्या? कोई अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो पार्टिकल ऊपर ही जाता रहेगा। हाँ, मतलब इलास्टिसिटी नहीं होगी। इलास्टिक हम किसको बोलते हैं? जिसको अगर हम जैसी फोर्स हटाएं तो वो अपनी शेप में वापस आ जाए। अगर ये पार्टिकल मान लो ऊपर गया और ऊपर से नीचे नहीं आया तो ऊपर ही रह गया, फिर तो नीचे आया ही नहीं, तो वेव डेवलप ही कहाँ हुई? नीचे भी तो आना है उसको, तो इसलिए इलास्टिसिटी होना जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स हम उनको बोलते हैं जो कि अर्थक्वेक के टाइम पे जनरेटेड होती हैं, और ये जो डॉग्स वगैरह होता है वो उनको सुन सकते हैं। ठीक है, तो दोज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। वाटर वेव्स हम कौन से वाली बात करते हैं? वाटर के ऊपर सरफेस पे जो वेव बनती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेव्स। ठीक है, तो ये सब की सब मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, स्प्रिंग मॉडल क्या है? अगर आप कभी भी ये देखना चाहो कि साउंड वेव्स किस तरह से ट्रेवल करती है, तो एक बड़ा सा स्प्रिंग लो इस तरह से, ठीक है, और उसको एक बार ऐसे करके छोड़ दो, तो उसके अंदर का ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जहां पे ये पास पास आ गया, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जहां पे ये दूर दूर चले गए, ये यहां पे दूर दूर चले गए ना, इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, जब शुरू में हमने कोई वेव डेवलप नहीं की थी तो सारे के सारे जो स्प्रिंग के वो सबके सब नॉर्मल कंडीशन में थे। बाद में क्या हुआ? कहीं पे पास पास आ गए, कहीं पे दूर दूर, जहां दूर दूर उसको रेयरफैक्शन, जहां पास पास आ गए उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। इसी तरह से साउंड के अंदर भी होता है। ठीक है, इसमें वेव कैसे चलती है वो कैसे समझ आया? ये जो मतलब इसका मैंने वीडियो नहीं दिखाया, ये जो कंप्रेशन है ये आगे आगे मूव करता चला जाता है। अच्छा, the number of springs connected to one another, one end is fixed to a rigid spool. If the first spring is pulled to the left and released, it gets stretched due to elasticity. The first spring returns to the original size. ठीक है, जो पहला स्प्रिंग होता है अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, और सेकंड स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देता है, और इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब मैं तुम्हें एक्चुअली बताता हूँ कि कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। एक मिनट पहले इसको समझा देता हूँ। तो कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो देखते हैं। मान लो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, अभी भी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे मैंने डिस्टर्बेंस दिया, जैसे मैंने इसको डिस्टर्बेंस दिया, ये अभी फिलहाल सबके सब अपनी मेन पोजीशन पे, राइट। जब मैंने डिस्टर्बेंस दिया तो ये आगे गया तो इसको टकराया। जब ये आगे जाके इसको टकराएगा तो टकराने के बाद ये पीछे आएगा, राइट, और फिर ये आगे जा रहा होगा, यहां पहुंचेगा, तो बीच में स्पेस क्रिएट हुआ, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। और यहां पे पार्टिकल पास पास आ गए, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। समझ में आया आप लोगों को? ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, और फिर जो पार्टिकल पीछे गया वो भी वापस आगे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप साउंड रेगुलरली जनरेट कर रहे हो। मान लो मैंने बोला ठहरिए, उसका मैं चुप हो गया, तो बस वो एक ही बस। लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ बोलता रहो तो फिर वो पार्टिकल ऑसिलेट करते रहेंगे। ठीक है, क्या नहीं, क्योंकि ये साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स में कंप्रेशन रेयरफैक्शन डेवलप होता है, और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जैसे स्ट्रिंग की वेव्स, तो स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग के पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं, वो आगे पीछे नहीं जाते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है,
साउंड में तो वो ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों है। नहीं, साउंड में सिर्फ आगे पीछे। The small region of air is considered as a spring, so it is connected to the neighboring regions of spring. क्या उसने स्प्रिंग के थ्रू समझाया? तो अब मुझे बताओ, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेयरफैक्शन में कम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है, रेयरफैक्शन में कम हो जाता है। ठीक है, तो जो डेल्टा पी है वो चेंज इन प्रेशर दिखाता है। और डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, कंप्रेशन में या रेयरफैक्शन में? कंप्रेशन में। ठीक है ना, तो बड़ा ऑब्वियस स्टेटमेंट है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी आपकी कम होगी ना, रेस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी उसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने के लिए। ठीक है, तो इन दिस केस चेंज इन डेंसिटी इज सिमिलर टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सर वापस से पॉइंट बोलना ना, मतलब सोच के देखो कि अगर ये पार्टिकल्स हैं, अभी स्टैटिक है अपनी कंडीशन में, ये इनकी मीन पोजीशन है। लाइक मैंने एक वर्ड बोला अक्षर, आराम से अक्षर, इसको थोड़ी एनर्जी मिली, ये इसको जाके टकराया और फिर वापस आया, ये वाला पार्टिकल यहां चला गया। ठीक है, इतना मेरे पास रेयरफैक्शन डेवलप हो गया। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं बहुत जोर से बोलूं अक्षर, तो इसको ज्यादा एनर्जी मिली, तो रेयरफैक्शन बढ़ गया। रेयरफैक्शन बढ़ गया तो एम्पलीट्यूड बढ़ा इसका, क्योंकि तो इसकी मीन पोजीशन है, मान लो यहां पहुंच गया तो एम्पलीट्यूड बढ़ा, तो ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स के साथ पीछे आएगा ना। क्या ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स के साथ वो पीछे आएगा, रेयरफैक्शन भी ज्यादा होगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो जहां पे डेंसिटी कम होती है उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। एंड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, कंप्रेशन भी और रेयरफैक्शन भी। द एटम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम आर इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्स फ्रॉम द सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, मतलब जैसे ही कोई एटम, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी कि मान लो ये रेयरफैक्शन डेवलप हुआ और यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पे भी कंप्रेशन है। एक रेयरफैक्शन के दोनों तरफ कंप्रेशन होता है, एक कंप्रेशन के दोनों तरफ रेयरफैक्शन होता है। तो ये वाले जो पार्टिकल है वो इस वाले पार्टिकल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल ही करेंगे, बहुत पास में। तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, और ऐसे ही इस वाले पार्टिकल को यहां से रिपल्जन मिलेगा तो इधर की तरफ मूव करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से जब ये मतलब जो आसपास के पार्टिकल्स होते हैं उनको रिपेल कर करके वापस से जो मीडियम होता है वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है, जो ओरिजिनल उसकी कंडीशन थी जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। ठीक है, तो इसलिए पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। इसमें कोई लिमिट होती है कि उसी लिमिट तक रेयरफैक्शन हुआ तो वापस आएंगे, वरना नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ओके। और ये जो वेव्स होती हैं ये सॉलिड में भी ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल करती हैं और गैसेस में भी ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, साउंड वेव सॉलिड में भी ट्रैवल करती है। ठीक है, क्या चीज मैक्सिमम होती है कंप्रेशन के टाइम पे? डेंसिटी। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सर साउंड वेव्स सॉलिड से कैसे ट्रैवल करती है? तुमने मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि तुम्हें कोई ट्रेन नहीं दिख रही और तुम्हें पता लगाना है कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेन आने वाली है जो बहुत दूर है और तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, उसकी आवाज भी नहीं आ रही तुम्हें, तुम लेट के ना पटरियों पे अपना कान लगाओ, जो रेलवे लाइन है, तो लोहे के अंदर से जो आयरन है उसके अंदर से साउंड की आवाज बहुत ज्यादा तेज चलती है और तुम्हें दूर से आने वाली ट्रेन की आवाज भी सुनाई दे रही है। क्लियर हुआ? सॉलिड के अंदर से भी साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
ट्रांसवर्स वेव्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे पार्टिकल की मोशन। जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, उसके अंदर इस तरह की वेव डेवलप होगी। तो an upward jerk gives a pulse which travels along the string towards the fixed and continuous wave। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर मोशन कैसे होती है, ऐसे। तो अगर ये एंड फिक्स्ड है तो यहां से ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, तो जो पल्स है वो आगे 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 बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, डाउनवर्ड को हम बोलते हैं ट्रॉप। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड ये मेजर करता है कि लाउडनेस कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ अक्षत, लाउडनेस कम है, अगर मैं बोलता हूँ अक्षत तो लाउडनेस ज्यादा है। ठीक है, जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी उतना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और वेवलेंथ हम किसको बोलते हैं, वेवलेंथ हम बोलते हैं दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल जाएगी तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वेव ने 100 साइकिल कंप्लीट किए तो कितने क्रेस्ट हुए उसके अंदर, 49। एक वेव ने 100 साइकिल कंप्लीट किए तो कितने क्रेस्ट हुए उसके अंदर, 100 ना। एक साइकिल में एक क्रेस्ट, कितने ट्रफ हुए, कितने क्रेस्ट प्लस ट्रफ हुए, 200। ठीक है ना, कितना आसान है तुम लोगों को घुमाना, है ना। और हर पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव में किस मोशन में होता है, एसएचएम मोशन। वो एम्पलीट्यूड में डिफर कर सकता है, फेस में डिफर कर सकता है, बट वो सब कौन सी मोशन करते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने क्या देखा था, 2000 साइनोसोडल मोशन। साइनोसोडल मोशन मतलब y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, यानी साइन के कर्व से आप दिखा सकते हो या कॉस के कर्व से आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो साइनोसोडल मोशंस। एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, जहां पे आपने, अगर मान लो कि आपने एक स्ट्रिंग ले ली, मान लो एक स्ट्रिंग ले ली आपने, तो यहां पे तो फिक्स है ना। यहां पे मान लो आपने पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को ऐसे, और दूसरे एंड पे आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है, तो ये एंड तो फिक्स है, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एंड फिक्स है, तो जहां पे एंड फिक्स है उसको हम बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं उसको, नॉट। और जो मीन पोजीशन है यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, ये समझ में आई। और जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे जाके उसको रुक जाना है, तभी तो ये मैक्सिमम पोजीशन है। तो यहाँ पे जाके अगर रुक जाना है तो v क्या हो गया, 0, और मीन पोजीशन पे तो उसको ट्रेवल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कहाँ पे 0 होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे। These waves are possible in solids and strings but not in fluids because they can sustain the shearing stress। अब इसकी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो एक पार्टिकल जो यहां पे था वो यहां तक गया, और फिर उसको वापस पीछे आना है। वो वापस पीछे कब आएगा, वापस वो पीछे कब आएगा, जब इलास्टिसिटी होगी, पीछे वाले पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। गैसेस में तो अट्रैक्ट ही नहीं करते, तो भूल जाओ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, लिक्विड के अंदर, अगर आप लिक्विड के अंदर चले जाओगे, इनसाइड द लिक्विड, तो वहां पे कोई ट्रांसवर्स वेव नहीं है। ठीक है, सरफेस पे हमें थोड़ी बहुत ट्रांसवर्स वेव देखने के लिए मिलती है, और वो सरफेस पे जो ट्रांसवर्स वेव देखने के लिए मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि आपको पता है सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूल में सरफेस के ऊपर फोर्स होती है, तो उसकी वजह से सरफेस के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रांसवर्स वेव आपको देखने के लिए मिलती है।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? ओके। क्या एयर के अंदर तो मॉलिक्यूल गया तो पीछे कोई खींचने वाला ही नहीं है उसको। एयर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ट्रांसवर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, लाइट वेव्स, वेव ऑन स्ट्रिंग, रॉड्स, ये सब किस में आती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स में। सर साउंड वेव्स बाद में कैसे चलती है ऐसी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये देखो ऐसे चलती हैं, दिखाई दे रहा है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ठीक है, द वेव्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ओके। सर बोलो। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों ज्यादा एनर्जी कैरी करती है ट्रांसवर्स से? समझ नहीं देन मान लो कि अगर मैं ऐसे ही, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया लॉन्गिट्यूडनल वेव में, पिस्टन को मैं आगे पीछे करता रहूं तो क्या होता जाएगा? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह साउंड वेव्स डेवलप हो जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो ये सब पूरी एक्सप्लेनेशन है उसकी, मैंने आपको तो विजुअली दिखा दिया। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमेशा क्या होता है? ऑल्टरनेट, एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन। ठीक है, और ये जो वेव्स होती हैं सॉलिड में चल सकती हैं, लिक्विड में भी और गैसेस में। ठीक है, सब में चल सकती हैं। क्लियर? ओके। तो वेव्स एंड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स में मैंने तुम्हें दिखाया था कैसे कंप्रेशन डेवलप होता है, साउंड वेव्स, ये सब के सब इसके एग्जांपल्स हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा को ही हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड Displacement relation for a progressive wave. Progressive wave, a wave which proceeds in the medium without being reflected is called progressive wave. कहीं पे भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब चलते जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्टेड वेव आएगी तो मिलकर स्टेशनरी बन जाएंगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, चलते जाना चाहिए, मतलब दैट विल कैरी द एनर्जी विद इटसेल्फ। ठीक है, तो दिस मे बी लॉन्गिट्यूडनल, मे बी ट्रांसवर्स। ठीक है, एंड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, तो जब कभी भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है, जो हार्मोनिक वेव होता है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबके सब क्या कर रहे होते हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इन हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो सबका सेम एम्पलीट्यूड होता है। मतलब सर ये क्या मतलब हुआ? सबका सेम ही तो एम्पलीट्यूड होगा, पार्टिकल जितना एक ऊपर जाएगा उतना ही दूसरा वाला भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल वेव्स होती हैं, जैसे हमने सीखा था कि जो मीडियम होता है वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसकी निकाल लेता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ से कुछ चिल्ला के बोलूं तो शायद इसको सबसे ज्यादा सुनाई देगा, लेकिन वहां सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम एनर्जी निकाल लेता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ये रियल केसेस है। और सर पंखा चालू कर देते फिर क्यों आवाज कम सुनाई? क्या? पंखा चालू करते फिर नहीं, वो तो वेव्स वहां से डिस्प्लेस हो गई, वो उसके लिए सुनाई देगी तुम्हें आवाज कम। ठीक है, मीडियम का भी फर्क पड़ता है, वो हम सीखेंगे आगे, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वेव आगे चलती है एम्पलीट्यूड उनका कम होता जाता है, जो नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ की वेव्स है। लेकिन मैं किन की बात कर रहा हूँ? जहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? जिनका एम्पलीट्यूड सेम है। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगा, उसको जरा आपको ढंग से समझना है। But the phase of the oscillation changes from one particle to another. ठीक है, फेस चेंज होता रहता है। फेस चेंज होने का मतलब समझे आप लोग या नहीं? ठीक है, फेस चेंज होने का मतलब समझ लेते हैं। फेस का क्या मतलब है? ठीक है, देखो ध्यान से। So for example,
मान लो कि ये इसमें दो क्रेस्ट हैं एक ट्रफ है। अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है ना। इस पार्टिकल के साथ अब क्या होने वाला है, जैसी वेव आगे बढ़ेगी ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ऐसा और कौन सा पार्टिकल है जो बिल्कुल सेम कहानी पे है, दे आर इन द सेम फेस। सेम फेस। अब एक बात और बताता हूं, एक पार्टिकल ये है मान लो, तो मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन पे 4 पार्टिकल आए। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बताओ ए के जैसा पार्टिकल कौन सा है? सी। क्यों बी क्यों नहीं? सर बी का डाउन होने वाला है क्या ए ऊपर जाने वाला है नीचे, और सी भी थोड़ा ए ऊपर जाने वाला है कि ए नीचे जाने वाला है? ए ऊपर जाने वाला है। पक्का? पक्का? मतलब मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा? अरे भाई साहब, जो क्रेस्ट का टॉप पॉइंट है ना वो ए से तो पास हो चुका है ना, तभी तो यहां पे पहुंचा। तो ए से तो पास हो चुका है, तो अब ए कहां पे जाने वाला है? ए नीचे जाने वाला है। समझ में आया आपको? बी कहां पे जाने वाला है? बी ऊपर जाने वाला है। सी? क्लियर हुआ? तो ए के जैसा कौन? सी। सेम डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ सेम। ठीक है, तो दे आर इन द सेम फेज। बोलो। मतलब एक ही लाइन में दो पार्टिकल, तब एक ही पार्टिकल। हाँ, और उनके साथ वो भी सबसे कुछ सेम रहा है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेम फेज। और तो अगर हमने ये एक वेव निकाली, एक बार निकाली, तो फिर वो दोनों पार्टिकल सेम प्लेन में कैसे आएंगे? सेम फेज। फेज की बात कौन से वाले पार्टिकल्स? ये वाला और ये वाला? ये वाला किसके साथ? इसके साथ। इस वाले पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी? इस वाले पार्टिकल के नहीं, 0 है। और ये जाने वाला किधर है? अरे ये वाला किधर जाने वाला है? नीचे। इस वाले की वेलोसिटी कितनी है? और किधर जाने वाला है? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड के बराबर। इसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो सेम फेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मुझे ये बी ए नीचे कैसे जाएगा, बी ऊपर कैसे जाएगा? भाई ए में से क्रेस्ट पास हो चुका है ना, बी में से क्रेस्ट ये जो टॉप पॉइंट था, अगर ये यहां पे पहुंचा है तो ए में से पास होके पहुंचा या बी में से? अगर वेव ऐसे जा रही है तो ए में से। तो अगर ए में से पास होके पहुंचा है तो ए को पहले तो एक बार ट्रफ में से पास होना पड़ेगा, फिर क्रेस्ट आएगा ए पे। ए में से क्रेस्ट पास हो गया ना, अब पहले तो उसको ट्रफ पे जाना पड़ेगा। ट्रफ मतलब नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये देखो, ऐसे ऐसे करके वेव आगे चलती है, आपको पूरा पैटर्न आगे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो पार्टिकल टॉप पोजीशन पे है वो कहां पे जा रहा है? नीचे। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? अब मजे की बात पता क्या है? ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे SHM कर रहे हैं, ये सारे के सारे SHM कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे सामने एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज क्या आता है कि ये सारे के सारे SHM कर रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर एक बात बताओ कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो बिल्कुल इधर है, जो कि x इज इक्वल टू 0 पे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो x इज इक्वल टू 0 पे, ये भी तो SHM कर रहा है। आपने बोला सर एक बात बता सकते हो कि इसका SHM मोशन क्या हो? तो मैंने बोला यार देखो, इसका SHM मोशन ना y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a इज द एम्पलीट्यूड, जिस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। कोई भी टाइम t पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना y। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है सर, इसका बताओ। अब आपने बोला, अब मेरे सामने एक कंफ्यूजन आया, भाई इसका तो मालूम है, क्योंकि
जब हमने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ा था तो इसमें कहीं पे भी x नाम की कोई चीज नहीं थी, पोजीशन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये तो वैसे ही x इज इक्वल टू 0 पे है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो SHM कर रहा हूं जिसके बारे में मालूम भी है। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूंगा तो इस पार्टिकल का तो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई ये वाला पार्टिकल है जो यहां से x डिस्टेंस पे है और मान लो किसी t टाइम पे, तो मुझे बताओ कि उसका y कितना होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे इसका y पूछूं जो ओरिजिन पे है तो उसका तो आप बड़े आराम से बता दोगे, y इज इक्वल टू sin ओमेगा t। x तो रखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम जो आप बोलोगे वो मैं रख के y बता दूंगा। इसके बारे में क्या, जो x डिस्टेंस पे, अगर मैं इसका भी तुम्हें पोजीशन बता सकता हूं, मेरे पास कोई एक ऐसी दुनिया की इक्वेशन आ जाए जो मुझे ये बता सके कि इसका y कितना होगा, या जो मुझे ये बता सके कि अगर मैं आपको x दे दूं और t दे दूं तो आप मुझे बता सको कि वहां पे जो पार्टिकल है उसका y इतना होगा, तो समझो कि आपने वेव की इक्वेशन बना दी। नहीं आया समझ में? फिर वापस से बोलता हूं, SHM में एक पार्टिकल मोशन करता है, उसमें कोई x नहीं होता, तो जो ओरिजिन पे है वहां पे जो पार्टिकल है उसका वैसे ही कोई x नहीं है, तो उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। SHM कर रहा है, t टाइम पे उसका y कितना होगा आप मुझे बताओगे, मैं बड़े आराम से बता दूंगा। ठीक है, निकाल के दिखा दूंगा y। लेकिन जो पार्टिकल x डिस्टेंस पे है उसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि x डिस्टेंस पे t टाइम पे इस पार्टिकल का y कितना होगा, तो हम लोग कंफ्यूज हैं। फिर हम लोग y कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोगों को किस पार्टिकल के बारे में अच्छे से मालूम है? जो ओरिजिन है। और किसके बारे में नहीं मालूम है? जो बाकी के पार्टिकल्स। ठीक है ना? अगर आप मुझे कोई ऐसी एक इक्वेशन दे दो जिससे मुझे सारे पार्टिकल्स के बारे में मालूम पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेव इक्वेशन। सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? SHM। और जब सारे पार्टिकल की इक्वेशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव इक्वेशन। अब वो हम कैसे बनाएंगे वही मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, तो सीखना ध्यान से। आपको कंफ्यूजन समझ में आया? कंफ्यूजन क्या है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। ध्यान से देखो, मान लो कि ये एक वेव है और इससे मैं इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, और ये पार्टिकल x डिस्टेंस पे है, और मैं आप मान लो ये p पार्टिकल है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं p के बारे में कि इसका y कितना होगा जब ये जो x डिस्टेंस पे है और t टाइम y कितना होगा। ठीक है, तो आपने बोला देखो सर जिसके बारे में मालूम है वो ये वाला पार्टिकल, और मान लो कि वेव की वेलोसिटी v है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव की वेलोसिटी कितनी है? v है। मैं जानना चाह रहा हूं p के बारे में और मुझे मालूम है इसके बारे में, तो सोच के देखो, जैसे ये टॉप पॉइंट अगर अभी यहां पे है, अगर अभी यहां पे है, तो ये मान लो ये वाला पार्टिकल मैं S बोल देता हूं, तो क्या ये S से पास हो चुका है या S पे भी आए? ये जो टॉप पॉइंट है, अगर वेव ऐसे जा रही है तो क्या ये S से पास हो चुका है टॉप पॉइंट, या S पे भी आएगा? पास हो चुका है। आएगा क्यों? पास हो चुका ना, क्योंकि तभी तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा है। लॉजिक समझ में आया? ओके, तो P पे जो भी y होगा, जो भी y होगा, इसका मतलब वो S से पहले पास हो चुका है। P पे जो भी y होगा वो S से पहले पास हो चुका है। ठीक है, ओके, तो देन कितनी देर पहले वो S से पास हो चुका है? अगर मैं t टाइम पे बात कर रहा हूं तो कितनी देर पहले वो S से पास हो चुका है वो निकालते हैं। ठीक है, तो कितनी देर पहले पास हो चुका है? वो कितना हुआ? x/v। इतने टाइम पहले, क्योंकि इतने टाइम में तो डिस्टर्बेंस को
p तक आने में लगा ना भाई, x डिस्टेंस और v वेलोसिटी, तो x अपॉन v दैट्स द टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस टू रीच फ्रॉम s टू p। तो इसका मतलब जो अभी मुझे p पे दिखाई दे रहा है वो s पे कितना टाइम पहले दिखाई दे रहा होगा, t माइनस एक्स अपॉन v, राइट। t माइनस एक्स अपॉन v टाइम पे डिस्टर्बेंस कितना था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v, राइट। t माइनस एक्स अपॉन v टाइम पे इस पार्टिकल का डिस्टर्बेंस कितना था, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन v, और वो डिस्टर्बेंस अब किसका है, p का। तो इसका मतलब ये मैंने किसका निकाल दिया डिस्टर्बेंस, p का। समझ में आया? तो दिस बिकम्स द वेव इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को या अभी भी नहीं हुआ? क्या सबको समझ में आया वेव इक्वेशन कैसे बनी? इस वेव इक्वेशन में अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हो कि सर मैं ना किसी भी पार्टिकल के बारे में जानना चाहता हूं कि उसका वाई कितना है, तो मैं बता सकता हूं। क्यों? आप बस मुझे इतना बताओ कि वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे है और कितने टाइम पे आप जानना चाहते हो। तो जब आप डिस्टेंस बताओगे तो एक ही तो पार्टिकल आएगा उतने डिस्टेंस पे, 10 तो नहीं आ जाएंगे। तो एक पार्टिकल आ गया और अब वो पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, तो भाई किस टाइम पे आपको चाहिए भाई, इस इक्वेशन से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। तो ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ये पी पार्टिकल वही एक्स अपॉन वी डिस्टेंस पहले। समझ में आ गया सबको ये इक्वेशन? तो क्या आपको ये समझ में आया? अब इस इक्वेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने आपको ये इक्वेशन बताई है, ये किसकी इक्वेशन है, एक पार्टिकल की या पूरे वेव की? पूरे वेव की, ठीक है ना। पूरे वेव में आप कोई भी पार्टिकल के बारे में बोलोगे तो मैं बता सकता हूँ भाई, ठीक है। ओमेगा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी, राइट। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या एन लिख दें, डिवाइडेड बाय वी। समझ में आ गया? लेकिन जो फ्रीक्वेंसी अपॉन वी होता है वो होता है लैम्डा, मतलब वी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा। समझ में आ गया? ओमेगा बाय वी की बात कर रहे हैं। ये जो k आ गया इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो प्रोपगेशन कांस्टेंट k हमने पुट किया तो y की इक्वेशन आ गई a sin ओमेगा t माइनस kx। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक इक्वेशन। हार्मोनिक क्यों बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, किसको बोलते हैं हार्मोनिक? किसको बोलते हैं हार्मोनिक? जो साइन और कॉस पे डिपेंड करे। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जब बीच में, इतनी बात ध्यान रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ओमेगा t और के एक्स अगर इन दोनों का सेम साइन होगा, सेम साइन, तो जो वेव है वो चल रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर अपोजिट साइन है तो तब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिलहाल अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट साइन है, ओमेगा टी प्लस है, के एक्स माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। इसको आप के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। अब ये कहां से आ गया सर? ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कैसे कैसे बनी है ये फॉर्म्स। मैंने लिखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो a साइन ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी, माइनस के कितना था 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई को आप बाहर ले सकते हो तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अगर आप कैपिटल टी को बाहर ले लोगे तो x बाय लैम्डा इंटू कैपिटल टी। क्लियर? तो ये वाली फॉर्म तो हमने देखी है।
a sin 2π/t t माइनस एक्स अपॉन बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इस तरह से ये सारी फॉर्म्स आ जाती हैं, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं सिर्फ एक ही फॉर्म जानता हूँ, ये वाली। बाकी तो अगर मान लो उसने मुझे टाइम पीरियड दे दिया तो मैं ओमेगा तो निकाल ही सकता हूँ ना, तो इसी को याद रखो। अगर मुझे उसने लैम्डा दे दिया तो मैं के तो निकाल ही सकता हूँ ना, तो इसी को याद रखो। 10 फॉर्म याद रखने से अच्छा एक फॉर्म याद रखो, बाकी सब उसके अंदर पहुंचा दो वहां तक। ठीक है, ओके। सर एक पार्टिकल की क्या एक पार्टिकल ये वेव की इक्वेशन है। वेव की इक्वेशन का मतलब कि सारे पार्टिकल की इक्वेशन इसमें आ गई। और अगर एक सिंगल पार्टिकल हो जो ऑसिलेट कर रहा हो तो वो वेव नहीं होता, तो उसका तो एसएचएम मोशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता ही है। ठीक है, और अगर एक फेस डिफरेंस भी हो तो फाई आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर नेगेटिव फेस का डिफरेंस हो तो आप माइनस भी कर सकते हो। सर ये नेगेटिव फेस का डिफरेंस, पॉजिटिव फेस का डिफरेंस, ये क्या है? तो देखो, मान लो एक वेव यहां से शुरू हुई, यहां से ओरिजिन से शुरू हुई ना, तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे फाई जीरो है, शुरू में तो कोई फेस ही नहीं है। मान लो एक वेव यहां से शुरू होती है ऐसे, तो ये पहले से ही इतना आगे, तो यहाँ पे फाई जो है वो पॉजिटिव। और अगर एक वेव ऐसे शुरू होती है, मतलब ऐसे रहा हो, इतना वाई है शुरू में, तो इसका जो फाई है वो नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, फेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इसी को हम लोग पूरे को फेस बोलते हैं। फाई नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वेव हमेशा जीरो से ही शुरू हो, y इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वेवलेंथ, दो सेम फेस के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो बेसिकली दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। और एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट दोनों ही बोल सकते हो आप। तो k की वैल्यू कितनी थी? 2π/λ। कहां से आई है तुम्हें समझ में आ गया? इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। तो k इज इक्वल टू 2π/λ। टाइम पीरियड जिसमें वेव अपना एक ऑक्सीलेशन पूरा कर लेते हैं उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में वेव अपने 50 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। ठीक है, ओमेगा अपॉन 2π, तो पर सेकंड या हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को बोलते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 2π/t, रेडियन पर सेकंड। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के। ठीक है, तो दैट इज लैम्डा बाई टी, यानी नॉर्मल जो वेव की वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंड दैट फॉर्मूला इज वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्या होती है? टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इनटू लैम्डा, तो दैट इज वेव वेलोसिटी। लेकिन अगर आप ओमेगा बाय के करोगे तो भी आप यहीं पे पहुंचोगे। कैसे? v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के, ओमेगा का मतलब 2π/t, और इसका मतलब तो आ गया ना लैम्डा बाय टी, तो वेव वेलोसिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया? ओके, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। पहले तो मतलब समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन मतलब फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में फर्क क्या होता है, ये होते क्या है ये। ठीक है ना, तो पहले उसको समझते हैं, देखना ध्यान से। अब एक मिनट,
मान लो कि तुम्हें पता ना ये सर्कल बड़े काम की चीज है, एक पार्टिकल यहां पे है और एक पार्टिकल यहां पे। मान लो कि इसका एंगल φ1 है और इसका एंगल φ2। तो ये जो φ2 माइनस φ1 हुआ, डेल्टा फाइ, इसी को हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया? और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। अब तुम लोगों को मालूम है कि अगर ये अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले, 2 पाई कंप्लीट कर ले, तो कितना चल रही वो? लैम्डा, राइट? लैम्डा चल लेगी वेव अगर 2 पाई पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? ये वेव पूरा एक सर्कल का पूरा एक वेवलेंथ कंप्लीट कर ले, यहां से यहां तक कितना हुआ? लैम्डा। और ये 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेवल किया ना इसने, तो 2 पाई में लैम्डा, तो डेल्टा फाइ में कितना? मान लो डेल्टा एक्स, ठीक? तो देन जो डेल्टा फाइ है वो कितना आ जाएगा? 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, टाइम का भी देखते हैं।